बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। तो आज हम पढ़ेंगे कि रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द रोटेटिंग आर्मेचर टाइप पे। यानी कि हम रोटेटिंग फील्ड टाइप को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं रोटेटिंग आर्मेचर टाइप के मुकाबले में। तो इससे पहले कि हम उसके एडवांटेजेस पे बात करें, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इन दोनों के बारे में समझा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों की बॉडी तकरीबन सेम है। तो किसी भी जनरेटर के बुनियादी जो कंपोनेंट्स हैं वो दो होते हैं, यानी कि एक स्टेटर जो कि रुका हुआ पार्ट होता है, स्टेशनरी होने की वजह से हम उसको कहते हैं स्टेटर। दूसरा रोटर होता है जो घूम रहा होता है, तो रोटेटिंग होने की वजह से उसको हम कहते हैं रोटर। तो स्टेटर जो है वो बॉडी होती है इसकी, और रोटर जो है वो शाफ्ट पर लगा हुआ होता है जो घूम रहा होता है। रोटेटिंग फील्ड टाइप, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें फील्ड घूम रही है, इसको रोटेटिंग फील्ड टाइप या रिवॉल्विंग फील्ड टाइप भी कह सकते हैं। तो फील्ड घूमने का क्या मतलब है कि हमने फील्ड जो है वो रोटर पर लगा दी है मैग्नेट की, अब हम इसको घुमा रहे हैं, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूम रही है। तो जब वो घूम रही है तो वो कट कर रही है हमारी वाइंडिंग को जो हमने स्टेटर पे की हुई है इसके अराउंड में। तो स्टेटर पे जो वाइंडिंग होंगी उसको हम कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा होता है रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप या रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। इसमें क्या होता है कि जैसा कि इसमें फील्ड पोल हमने रोटर पर लगाए हुए थे, इसमें फील्ड पोल हम स्टेटर पे लगा देते हैं, यानी कि रोटर के अराउंड में बॉडी पर फिक्स होते हैं वो। इसका जो रोटर होता है उस पर हम वाइंडिंग कर देते हैं, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कह रहे हैं। चूँकि इसमें आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर हुई हुई है तो हमारी ईएमएफ जो है वो आर्मेचर में यानी रोटर में जनरेट हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो स्टेटर पर रुकी हुई है और आर्मेचर वाइंडिंग घूम रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई वो आर्मेचर वाइंडिंग में हुई। इसको लेने का तरीका ये होता है कि हम इसको इस एंड पर या इस एंड पर किसी भी जगह जाकर स्लिप रिंग्स के ज़रिए बॉडी पे लगा देते हैं। उसके बाद हम कार्बन ब्रश के ज़रिए स्लिप रिंग्स के सप्लाई आउटपुट ले लेते हैं। हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोटेटिंग फील्ड टाइप में हमने स्टेटर से ही, यानी जो स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग हुई हुई थी वहीं से कनेक्शन ले लिए। इसमें हमें सप्लाई चूँकि इसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो कनेक्शन लेने के लिए रोटर पर सबसे पहले तो इन वायर्स को जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इंसुलेट करना होता है आपस में और रोटर की मेटल के साथ, चूँकि वरना ये शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इनको इंसुलेट करना होता है एक दूसरे से। फिर हम इनको स्लिप रिंग के ज़रिए यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और कार्बन ब्रश के ज़रिए हम इसकी आउटपुट सप्लाई ले लेते हैं। तो ये दोनों मेथड होते हैं जनरेटर में। अब चूँकि इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं इसके मुकाबले में, तो ये जनरेटर यानी कि रोटेटिंग आर्मेचर टाइप जनरेटर हमेशा छोटी रेटिंग में इस्तेमाल होता है, या आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर डीसी जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है, चूँकि डीसी जनरेटर हमारे पास ज़्यादा बड़ी रेटिंग के नहीं होते। चूँकि हमें जो मेन सप्लाई चाहिए वो एसी होती है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि पूरी दुनिया में एसी सप्लाई पर हमारा निज़ाम चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, तो जनरेशन भी हमारी एसी की ही ज़रूरी है। तो हमारे बड़े रेटिंग के जनरेटर सारे एसी जनरेटर होते हैं, जिसको हम अल्टरनेटर्स कह रहे होते हैं। तो वो इस मेथड पे काम कर रहे होते हैं, रोटेटिंग फील्ड टाइप। रोटेटिंग फील्ड टाइप को हम दोबारा मज़ीद थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक और डायग्राम से समझा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्टेटर की बॉडी है, हमने इसको फ्रंट व्यू से ले लिया है, यानी कि हम इसको सामने से देख रहे हैं इस तरफ से। तो ये हमारे पास स्टेटर की बॉडी है, हमने इस पर वाइंडिंग की हुई है जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कह रहे हैं। तो इसमें फील्ड कैसे घूमती है, ये हमारे पास मैग्नेटिक पोल है। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, होते बेसिकली इस पर भी वाइंडिंग हुई होती है, तो उसको भी हमें सप्लाई देनी होती है। वो स्लिप रिंग्स के ज़रिए या एक्साइटेशन सिस्टम के ज़रिए देते हैं, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। रोटेटिंग फील्ड टाइप का जो प्रोसीजर है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है। अब इसको हम घुमा रहे हैं, यानी कि रोटर को हम घुमा रहे हैं, तो ये इस तरह घूमेगी, यानी कि ये नॉर्थ पहले इसको कट करेगा, फिर साउथ कट करेगा तो नॉर्थ इसको कट करेगा, फिर ये साउथ जब इसको कट करेगा तो नॉर्थ इसको कट करेगा। तो अगर हमारा 2 पोल का जनरेटर है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें 2 पोल घूम रहे हैं इस तरह। तो इसको हम कह देते हैं 2 पोल जनरेटर या 2 पोल अल्टरनेटर, चूँकि ये मेथड हम एसी जनरेटर्स में ही यूज़ करते हैं। तो अगर हमें 4 पोल जनरेटर चाहिए हो, तो अगर तो हमारे स्टेटर पर पोल लगे हुए थे दो ऐसे, तो हम दो ऐसे लगा देंगे, वो 4 पोल हो जाएगा। तो स्टेटर पर
पोल इस तरह लगाए जाते हैं। अगर ये 4 पोल जनरेटर है, मसलन हमारे पास एक डीसी जनरेटर है जिसमें 4 पोल लगाने हैं, तो वो हम इस तरह लगा देते हैं। तो नॉर्थ साउथ दो पेयर बन जाते हैं पोल्स के। तो पोल तो 4 हैं टोटल, लेकिन पेयर कितने हैं, चूँकि हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ। तो हर मैग्नेट का एक पेयर होता है जिसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर 2 पोल पेयर होंगे, एक ऐसे मान लें, दूसरा ऐसे मान लें, या ये पहला ऐसे मान लें, दूसरा ऐसे मान लें, जिस तरह भी माने। तो ये बात याद रखने की है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो जब भी इस तरह के हम पोल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ से साउथ सफ़र करेंगी, या तो ऐसे या ऐसे, या नॉर्थ से साउथ ऐसे और ऐसे। तो इस तरह हमारी 4 पोल के ज़रिए बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब हमें स्टेटर पर तो चूँकि हमने वाइंडिंग की हुई है आर्मेचर की, जिसमें हमें ईएमएफ इंड्यूस करानी है, तो रोटर पर हमें 4 पोल लगाने, तो उसका मेथड हमारे पास इस तरह होता है। ये हमारे पास 4 पोल का रोटर आ गया। अब इसको हम घुमा रहे हैं, यानी कि अभी आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ, सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, नॉर्थ साउथ। तो अब क्या होगा कि नॉर्थ इसको कट करेगा, फिर साउथ कट करेगा, तो एक पेयर कंप्लीट हो गया। फिर नॉर्थ इसको कट करेगा, फिर साउथ इसको, इसी तरह दूसरी तरफ कट हो रहा होगा। तो ये एक राउंड लेने में आप देख सकते हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ फिर नॉर्थ साउथ। तो ये जब 360 एक राउंड पूरा ले लेगा तो ये 2 बार कट करेंगे नॉर्थ साउथ। जबकि 2 पोल वाले में क्या हो रहा है, एक बार नॉर्थ कट कर रहा है, फिर एक बार साउथ। तो जब ये पूरा 360 लेता है तो एक पेयर हमारा वाइंडिंग्स को कट करता है। तो ये हम मज़ीद फ्रिक्वेंसी में आपको डिटेल बताएंगे इसकी, कि पोल बढ़ाने से किस तरह हमारी फ्रिक्वेंसी पर फ़र्क पड़ रहा होता है। इससे 6 पोल भी ले सकते हैं आप, 8 पोल भी। तो ये जितने भी बढ़ाते जाएं उससे जो है वो बहुत सी चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके जो एडवांटेजेस हैं रोटेटिंग फील्ड टाइप या रिवॉल्विंग फील्ड टाइप जनरेटर के, वो हमने कुछ लाइन अप कर दिए हैं, जो कि कॉमन एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं हमें एज़ कम्पेयर टू रोटेटिंग आर्मेचर टाइप के। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं आप, ईजियर टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि जैसा कि हमने बताया कि जितनी हायर रेटिंग के जनरेटर हमारे पास होंगे, चूँकि हमारे पास जो एसी जनरेटर्स होते हैं यानी अल्टरनेटर्स होते हैं जो पावर स्टेशन में लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं, बहुत बड़ी कैपेसिटी के, मेगावाट्स में होते हैं। तो अगर तो वो लो वोल्टेज के जनरेटर हैं, यानी कि 400 वोल्ट 600 वोल्ट, तो उसमें अमाउंट ऑफ करंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि लो वोल्टेज का मतलब होता है ज़्यादा करंट, और हाई वोल्टेज का मतलब होता है लो करंट। तो बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर हमारे रोटर में प्रोड्यूस हो रहा हो तो उससे लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घूमती हुई चीज़ से बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और नुकसानदेह होता है। उस चीज़ से हम यहाँ पर बच जाते हैं। तो जितना भी प्रोड्यूस होने वाला करंट है वो हमारे स्टेटर में हो रहा होता है, जो कि एक स्टेशनरी पार्ट है, तो वहाँ से हम आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह ईजियर टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। अब हमारे जो एसी जनरेटर्स होते हैं वो 11,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट या उससे भी हायर हो सकते हैं। तो इतने हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो अगर हम घूमते हुए रोटर में प्रोड्यूस करेंगे, तो पहली चीज़ तो ये कि रोटर में प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई किस्म की हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करनी होती है, जहाँ पर भी हमारे वोल्टेज हाई होंगे। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करना हमारे लिए मुश्किल है रोटर पर, फिर उससे वोल्टेज को कलेक्ट करना, क्योंकि घूमती हुई चीज़ से हमें लेना होगा तो वो किस तरह लेना होगा, कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग्स के ज़रिए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। अगर हम मान लें कि 33,000 वोल्ट हम घूमते हुए रोटर से लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर किस टाइप के स्लिप रिंग्स और किस तरह के हमें कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उससे भी हम बच जाते हैं यहाँ पर। तो हाई वोल्टेज हमारे स्टेटर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से हम डायरेक्ट ले लेते हैं उसको। बेटर इंसुलेशन फॉर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यानी कि जो हमारी वोल्टेज की हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स हैं जो स्टेटर पे लगी हुई हैं, तो उसको हम अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हम जो है रोटर पर इस तरह की इंसुलेशन दें। मैकेनिकल बैलेंसिंग ऑफ रोटर, यानी कि जब रोटर, अब चूँकि अगर रोटर प्रोड्यूस करेगा ईएमएफ तो सारा लोड रोटर पर होगा। जनरेटर की जितनी भी रेटिंग है, जब हम उसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो लोड डायरेक्टली किस पर होगा, रोटर पर, क्योंकि रोटर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि रोटर में ही पावर प्रोड्यूस हो रही है। तो उसकी वजह से जब रोटर पर लोड कम ज़्यादा होगा, चूँकि जनरेटर पे लोड कभी भी फिक्स नहीं होता है,
तो रोटर पर जो है वो एक किस्म का लोड आएगा, जिसकी वजह से उसकी बैलेंसिंग आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बैलेंसिंग आउट होने का मतलब होगा हमारे बेरिंग्स ख़राब होंगे, डैमेज होंगे, इस तरह के नुकसान से हम बच जाते हैं। तो दूसरी 5वें नंबर पर है हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर अवे फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, क्या होती है इस पर हम अलग से किसी दिन बात करेंगे। तो रोटर पर आने से, अगर रोटर पर हमारी हाई वोल्टेज जनरेट हो रहे होंगे तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगी, जिसकी वजह से उसकी बैलेंसिंग ख़राब हो सकती है। उससे भी हम बचे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी वाइंडिंग डायरेक्टली स्टेटर पे हुई हुई है। गुड वेंटिलेशन फॉर आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है जो स्टेटर पे हुई है, उसकी वेंटिलेशन हम अच्छी कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू रोटर पर घूमते हुए हम उसको उस तरह वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेस फ्रिक्शन लॉसेस का मतलब है कि यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है, चूँकि हम वोल्टेज तो डायरेक्टली ले रहे हैं। अलबत्ता हम जो रोटर की फील्ड को सप्लाई देने के लिए डीसी वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो कम होती है, यानी कि मैक्सिमम वो 100 वोल्ट हो जाएंगे या 200 वोल्ट हो जाएंगे डीसी में, तो वो तो बहुत कम है। तो वो तो हम 2 कार्बन ब्रशेस के ज़रिए उसको दे सकते हैं। लेकिन एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ब्रश लेस एक्साइटेशन सिस्टम। उसमें कोई कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, जो कि प्रैक्टिकली हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है। तो उस पर हम डिटेल से आगे बात करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये कुछ बेसिक्स क्लियर करके फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि जो हमारे सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं, यानी कि सिंक्रोनस एसी जनरेटर्स, उनका असल में प्रोसीजर क्या होता है, एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है। तो एक्साइटेशन सिस्टम जो है हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम, उसमें कार्बन ब्रशेस, स्लिप रिंग, इन सब को ख़त्म कर दिया गया है। वो बहुत ही पायदार सिस्टम जो है वो सामने आया है, तो प्रैक्टिकली हम वही यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर तो हम कार्बन ब्रशेस के ज़रिए अपनी फील्ड को सप्लाई दे रहे हैं तो तब भी हमारे इतने लॉसेस नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन लॉसेस फिर भी वहाँ होते हैं कुछ ना कुछ। जब ब्रशलेस सिस्टम हो जाएगा तो फ्रिक्शन लॉसेस से भी हमारी जान छूट जाती है। तो ये चीज़ हम प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो कॉमन एडवांटेजेस थे इसके हमने आपको बता दिए हैं। इसीलिए हम बड़े जनरेटर्स, जो एसी जनरेटर्स होते हैं, वो रिवॉल्विंग फील्ड टाइप होते हैं। तो रिवॉल्विंग फील्ड टाइप बनाने का यही मकसद होता है कि इतनी सारी चीज़ों से हमें नुकसान से भी बच रहे होते हैं और बहुत सारे हमें फ़ायदे मिल रहे होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं जनरेटर्स के हवाले से। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।